हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 कविता कदा स्फुरति की एक्सरसाइज। इससे पहले एक बार हम लोग चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं हिंदी में। यहाँ पर राजा भोज जो कि धारा नगरी के राजा हैं, उनकी राज्यसभा में बहुत से विद्वान, बहुत से कवि हैं, जिनमें कवियों में रत्नों के समान कवि महाकवि कालिदास हैं। वो अपनी कविता के माध्यम से राजा में ना तो केवल प्रशंसा के पात्र हैं बल्कि उनके परम मित्र भी हैं। एक बार राजा को अनायास ये चीज़ सूझती है कि क्यों ना कवि कालिदास से उनके मरने के समय की कविता को सुना जाए। तब राजा भोज कविदास से कहते हैं, कवि से कहते हैं कालिदास से कि कालिदास मुझे तुम उस समय की कविता को सुनाओ जिस समय मुझे मृत्यु प्राप्त होगी, या मेरी मृत्यु के समय की कविता को मुझे तुम आज ही सुना डालो। तब कविता को ना सुनाते हुए, इस बात को मानने से इनकार करते हुए कवि कालिदास कहते हैं कि राजन, कविता तो उसी समय याद आती है जिस समय वह कार्य किया जाए, अर्थात मैं आपके मरने की कल्पना भी नहीं कर सकता तो मैं कविता किस प्रकार से याद करूँगा। तो वह कविता सुनाने से मना कर देते हैं और राजा को उनको अपने देश से इस कारण से निकालना पड़ता है। देश से निष्कासन के बाद, राज्य से निकालने के बाद उनकी राज्यसभा बहुत ज़्यादा सूनी हो जाती है। एक बार वह शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काटते समय वह प्रतीत होता है कि मानो वह कालिदास है। राजा को यह प्रतीत होता है। यह निश्चित करने के लिए कि वह कवि कालिदास है, उनके पास जाते हैं और धारा नगरी के मार्ग को पूछते हैं कि भाई क्या धारा नगरी का मार्ग ये है? तो कवि कालिदास संतुष्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ, यही धारा नगरी का मार्ग है। क्या आप धारा नगरी के निवासी हैं? अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो मुझे वहाँ के राज्य की कुशलता बताइए। कवि कालिदास ये बस पूछने ही वाले थे और राजा ने जैसे ही जान लिया कि निश्चित रूप से कवि कालिदास ही है, तो उन्होंने अपने पहले पूछे गए प्रश्न को दोबारा से मन में धारण करते हुए सोच लिया कि अब निश्चित रूप से कवि कालिदास से उस समय की कविता को सुना जा सकता है जिसकी वजह से इनको राज्य से निष्कासित किया गया था। तब वह कवि कालिदास से कहते हैं कि राजा तो दिवंगत हो गए, राजा तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सुनकर कवि कालिदास के द्वारा वह कविता, वह श्लोक सुनाया जाता है जो राजा सुनने के लिए तत्पर थे। और जैसे ही कवि कालिदास ये कविता सुनाकर खत्म करते हैं, राजा उन्हें अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुम्हारे बिना मेरी राज्यसभा सुनी है, अपने राज्य में चलो। और जैसे ही कवि कालिदास को ये ज्ञात होता है कि राजा जीवित है, जो मेरे सामने है, समक्ष हैं, वो मेरे राजा हैं, भोज हैं, अपनी कविता को दोबारा से उलटकर कवि कालिदास के द्वारा सुनाया जाता है और वो दोनों खुशी खुशी राज्य की ओर लौट जाते हैं। तो ये थी छोटा सा कन्वर्सेशन राजा भोज और कवि कालिदास के बीच। अब देखते हैं बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज प्रथम में कहा गया है शुद्धम उच्चारण कुरुत। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको शुद्ध उच्चारित करके हमें बोलना है। ना केवल उच्चारण सही हो बल्कि उनको कहने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 में उनका अर्थ भी बहुत अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 1 पे है धारा नगर्यः, अर्थात धारा नगरी, विद्वांसः विद्वान, आज्ञापयति आज्ञा दीजिए, क्षम्यताम क्षमा कीजिए, साधयति मतलब पूरा करता है, स्फुरिता याद आती है, काष्ठानि लकड़ियाँ, विक्रिया बेचकर, वेशांतरम वेश को बदलकर, निरालंबा आधार से रहित, निरालंबा आधार से रहित, दिवंगते अर्थात स्वर्ग सिधार जाना, श्रीहीना शोभा से रहित, मंडितः अर्थात सुशोभित होना या सज्जित होना, आलिंगयति अर्थात आलिंगन करना या गले लगाना। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज नंबर 1, शुद्ध उच्चारण करो। अब देखते हैं हमारी सेकेंड नंबर की एक्सरसाइज, इसका नाम है धातु रूपाणी पूर्यत। धातु रूपों को पूरा करें। यहाँ पर इस प्रश्न में बेटा धातु के कुछ धातु दी गई है। धातु अर्थात क्रिया, क्रिया के कुछ रूप दिए गए हैं
जिनके लकार भी दिए गए हैं। लकार अर्थात समय, काल, कि किस काल में वो हुए हैं। ठीक है, पुरुष दिए गए हैं, पर्सन्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। संस्कृत में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष जिसे कहा जाता है वो दिया गया है। अब हमें यहाँ पर धातु, लकार और पुरुष तीनों दिए गए हैं और इनके अकॉर्डिंग हमें इनके वचनों को पूरा करना है। तीनों प्रकार के वचन हमें यहाँ दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कुछ शब्दों में एक वचन दिया गया है तो हमें उसमें द्विवचन और बहुवचन पूरे करने हैं। जहाँ द्विवचन का शब्द दिया गया है वहाँ पर एक वचन और बहुवचन कंप्लीट करना है, और जहाँ बहुवचन दिया गया है वहाँ पर एक वचन और द्विवचन को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न, धातु रूपाणी पूर्यत। यहाँ पर बेटा सेकंड नंबर के प्रश्न में आपको धातु दे दी जाती है, लकार दिए हुए हैं और इनसे संबंधित आपको पुरुष पता दिए गए हैं। कुछ के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप भी बना दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं है वो हमें फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में शुभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का शोभते एक वचन हमें दिया गया है, और जबकि इसका द्विवचन होगा शोभेते, राइट, और इसका बहुवचन हो जाएगा शोभन्ते। शोभते, शोभेते और शोभन्ते। नेक्स्ट है जन का, जन धातु हमें दी गई है, लट लकार मध्यम पुरुष का जायते हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका एक वचन में हो जाएगा जान से, राइट, और नेक्स्ट हो जाएगा जायेत, बहुवचन। अगला है नंबर 3 पे इक्ष धातु, इक्ष का लट लकार उत्तम पुरुष हमें यहाँ पर इसका बहुवचन इक्षा में ही दिया गया है, और इसका एक वचन हो जाएगा इक्षे और द्विवचन में हो जाएगा इक्षा वही। ठीक है बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट है वृद्ध धातु। शुभ मतलब होता है शोभित होना, शुभ माने शोभित होना, जन माने पैदा करना या बताना, इक्ष माने देखना, वृत्त माने चारों ओर, मुद माने प्रसन्न होना, लभ माने प्राप्त करता है, यत माने क्योंकि। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है बेटा वृत्त धातु। तो वृत्त धातु का बेटा वर्तिताम यहाँ पर हमको द्विवचन का दिया हुआ है, तो इसका वर्तमान एक वचन हो जाएगा वर्तताम। यहाँ पे फर्क केवल बेटा री की मात्रा का है, एक ही मात्रा का वर्तताम, वर्तिताम हो जाएगा हमारा यहाँ पे द्विवचन में, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगला हो जाएगा बहुवचन में वर्तनताम, वर्तनताम। ठीक है, अगला है बेटा यहाँ पर मुद माने प्रसन्न होना। मुद का लंग लकार है प्रथम पुरुष, और यहाँ पर दिया हुआ है आमोदंत, बहुवचन का एक वचन में हो जाएगा आमोदत, प्रसन्न किया था। लंग लकार का है, भूतकाल में हो चुका है, और आमोदिताम। ठीक है, अगला है बेटा यहाँ पर लभ मतलब प्राप्त करना। विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रथम पुरुष में आपको यहाँ पे लभ्यताम प्राप्त किया जाना चाहिए, प्राप्त किया, उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक वचन में हो जाएगा लभेत, लभ्यताम और लभेरन। बहुवचन के लिए उन सबको प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला और अंतिम है यत, क्योंकि लट लकार का उत्तम पुरुष यतिष्य मतलब मेरे लिए बात कर रहा है, मुझे चाहिए, ये सॉरी मुझे, हाँ मुझे होना चाहिए या होगा, मैं होगा, यतिष्य यतिष्यावः और यतिष्यामः हम सब होंगे।
तो ये था बेटा हमारा प्रश्न संख्या 2, जहाँ पर हमने जो धातु लकार और पुरुष दिए गए हैं उनके तीनों वचनों को भरा, तीनों वचनों को फिल किया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर बेटा हमें कुछ संधि और कुछ संधि विच्छेद वाले शब्द दिए गए हैं, जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, कुछ की संधि करके और कुछ का संधि विच्छेद करके। तो नंबर 1 में है प्रविशत। प्रविशत मतलब प्र उपसर्ग जहाँ लगा हुआ है, अविशत प्रवेश करना। जब इसका रूप बनेगा तो ये हो जाएगा प्राधन अविशत। ठीक है। नंबर 2 है परि प्लस इक्षे, परिधन इक्षे। परि उपसर्ग है, इक्षे मतलब देखना। जब ये पूरा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास परिक्षे। राइट। नंबर 3 है अद्येव। अद्य आज, धन एव ही, आज ही। नंबर 4 पे सदा धन आलंबा अर्थात सदा लंबा, सहारे से युक्त। सदा लंबा हो गया, सहारे से युक्त। अगला है वर्ड हमारे पास वेशांतरम। वेश प्लस अनंतरम, वेश के बाद, अनंतरम वेश के बाद या वेश बदलकर। नेक्स्ट है प्रत्यवदत। प्रति प्लस अवदत अर्थात प्रति यहाँ पर उपसर्ग हो गया, अवदत मतलब बोलना। प्रत्यवदत जब कहा जाएगा तो बोला जाएगा फिर से बोलना या रिपीट करना। ठीक है बेटा, इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहले हम करेंगे प्रश्न सूचक शब्दों को अंडरलाइन और ये जान लेंगे कि हमारा प्रश्न का जो भी उत्तर है वो इस वर्ड की जगह, वो इस शब्द की जगह आना है। तो देखिए प्रथम प्रश्न क्या कहता है, धारा नगर्या राजा का आसीत। धारा नगर्या राजा, धारा नगरी के राजा कहाँ आसीत, कौन थे। धारा नगरी के राजा कौन थे, यहाँ पे कहाँ को हम लोग अंडरलाइन कर देंगे कि हमारा जवाब, हमारा उत्तर इस कहाँ के स्थान पर आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, राजा भोज। राजा भोज धारा नगर के राजा थे। नंबर 2 है भोज से राज्य सभाया रत्नम का आसीत। भोज से, भोज की राज्य सभाया, राज्यसभा के रत्नम, रत्न कहाँ आसीत, कौन थे। राजा भोज की राज्यसभा के रत्न कौन थे। अब यहाँ पे भी क को हम लोग अंडरलाइन कर देंगे कि हमारा जवाब इस क के स्थान पर आना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास राजा भोज की राज्यसभा के रत्नों के समान थे। नंबर 3 है कहाँ वेशांतरम धृत्वा वनम आगच्छत। कहाँ, कौन, वेशांतरम वेश बदलकर, वनम आगच्छत वन को गए। वन में शिकार करने के लिए वेश बदल के कौन गए थे, अच्छे से मालूम है। तो कहाँ को हम लोग अंडरलाइन करेंगे और उसके स्थान पर आएगा राजा भोज। कि राजा भोज वेश बदलकर वन को गए थे, किसके लिए, शिकार के लिए। काष्ठी कहाँ का आसीत, काष्ठिक लकड़हारा कहाँ आसीत, कौन था लकड़हारा, अच्छे से जानते हैं सब लोग, सबने लेसन पढ़ा है, महाकवि कालिदास। तो ये आंसर आएगा हमारा किसके स्थान पर, कहाँ के स्थान पर हमारा आंसर आ जाएगा महाकवि कालिदास। ये थे बेटा हमारे एक पदेन उत्तरत। अब हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत का। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरत में देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत में बेटा प्रश्न जो हमें दिए गए हैं उनके पूरे आंसर्स हमको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रथम प्रश्न है हमारा राजा भोज कीदृशः आसीत्। राजा भोज कीदृशः को हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि हमारा जवाब इसकी जगह आना चाहिए। कीदृशः आसीत्, कैसे थे राजा भोज, कैसे थे। राजा भोजः दानशीलः कलाप्रियः परम विद्वानः च आसीत्। राजा भोज दानशील, कलाप्रिय च और परम विद्वान थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजा कालिदासम किमर्थम स्वराज्यात् बहिः आकरोत्। किमर्थम की जगह अंडरलाइन। राजा भोज ने, राजा ने कालिदास को
किमर्थम किस लिए स्वराज्यात अपने राज्य से बहि अकरोत् बाहर किया। अपने राज्य से क्यों निकाल दिया था उन्हें? क्योंकि उन्होंने राजा के द्वारा कही गई बात का पालना नहीं की और राजा ने क्या कहा था कि मेरी मृत्यु के समय जो कविता तुम सुनाओगे वो मुझे आज ही सुना दो। तो उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? राजा कालिदासम, राजा ने कालिदास को स्वराज्यात अपने राज्य से बहि अकरोत् बाहर कर दिया। यत क्योंकि कालिदासः, कालिदास ने राज्य मृत्यु समय से, राजा की मृत्यु के समय का काव्यम, काव्य न श्राव्यतु नहीं सुनाया। क्योंकि कवि कालिदास ने राजा के मृत्यु का समय जो काव्य रचना थी वो नहीं सुनाई थी, इसलिए राजा ने कालिदास को अपने राज्य से बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है वनं गत्वा कालिदासः किम अकरोत्। वन जाकर कवि कालिदास ने क्या किया? अंडरलाइन करेंगे बेटा किम को और उत्तर में लिखेंगे वनं गत्वा, वन जाकर कालिदासः, कालिदास ने काष्ठानि विक्रिय, काष्ठानि लकड़ियों को विक्रिय बेचकर स्वकालम अपना समय अनयत बिताया। वन जाकर कालिदास ने लकड़ियों को बेचकर अपना समय बिताया। नंबर 4 है किम आकर्णे कालिदासस्य मुखात् कविता निःसृता। किम को करेंगे अंडरलाइन और प्रश्न सुनेंगे फिर। किम क्या, आकर्णे सुनकर, कालिदासस्य कालिदास के मुखात मुख से कविता निःसृता कविता निकल गई। कविराज ने क्या सुना? कालिदास ने क्या सुना जो उसके मुख से अकस्मात कविता निकल जाती है? तो क्या सुना था उन्होंने? देखेंगे उत्तर संख्या 4 में भोज तो दिवंगतः। जब राहगीर ने वेश बदले हुए राजा भोज ने जब ये कहा भोज तो दिवंगतः, भोज तो दिवंगत हो गए, भोज तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, इति आकर्णे, इतना सुनकर या इस प्रकार सुनकर कालिदास से, कालिदास के मुखात मुख से कविता निःसृता कविता निकल गई। तभी तो उन्होंने कविता कही थी अपनी, है ना। अगला प्रश्न है बेटा कालिदास बिना भोज किम अनुभवति स्म। कालिदास के बिना भोज किस प्रकार का अनुभव करते थे? तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करेंगे हम लोग किम को और उत्तर में आ जाएगा कालिदासम बिना, कालिदास के बिना भोज एकाकी खिन्ना च, अकेले और दुखी अनुभवती स्म, अनुभव करते थे। स्वयं को कैसा फील करते थे वो कि वो बिल्कुल अकेले हैं और दुखी हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है बेटा राजानम कुशलिनम वीक्षय कालिदास किम अकरोत्। किम को अंडरलाइन करेंगे और प्रश्न सुनेंगे। राजानम, राजा को, कुशलिनम, कुशल, वीक्षय देखकर, कालिदास किम अकरोत्, कालिदास ने क्या किया? राजा को कुशल देखकर कालिदास ने क्या किया? बहुत प्रसन्न हो गया क्योंकि वो कविता सुना चुका था राजा के मृत्यु के समय की। लेकिन जब उसे देखा कि साक्षात सामने मेरे राजा खड़े हुए हैं, सकुशल हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उसने अपनी कविता को फिर से पलट कर सुनाया। और इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? राजानम, राजा ने राजा को कुशलिनम वीक्षय, कुशल देखकर कालिदासः, कालिदास ने स्वकविताम, अपनी कविता को परिवृत्ते श्राव्यति, पलटकर सुनाया। जो कविता उसने मृत्यु के समय होने वाले बुरे भावों से सुनाई थी वो भाव उसके बिल्कुल उलट गए, अच्छे भाव हो गए। क्यों? क्योंकि उसने राजा को अपने सामने जीवित और सकुशल देख लिया था। अब देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटा हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति का। इदम सर्वनाम्नः उचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। सर्वनाम सूचक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह पर काम आए वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, किसी प्राणी के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उनकी जगह पर जो वर्ड्स काम करें वो हमारे सर्वनाम। जैसे यह, वह, मैं, तुम, उसने, इसने आदि। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के वर्ड्स काम करते हैं सर्वनाम शब्द में। ठीक है, उसमें देखिए कुछ वर्ड्स आपको रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रश्न संख्या 6 में ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको जो उचित है
सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो हमको यहाँ पर फिल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, किम त्वम डैश चित्रम आपश्य। चित्रम यहाँ पर नपुंसक लिंग का है और चित्र को इंगित करने के लिए हमें यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, जिनमें वर्ड्स हैं अयम, यह पुल्लिंग का, इदम नपुंसक लिंग के लिए और इयम स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर चित्र हमारा है कौन से लिंग का, चित्रम, माँ हलत है तो पता लग रहा है कि ये नपुंसक लिंग का है। इसको इंगित करने के लिए ही हमें नपुंसक लिंग के शब्द का प्रयोग करना है। इन तीनों ही शब्दों का मतलब है यह है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आंसर में आ जाएगा किम त्वम इदम चित्रम अपश्य। किम क्या, त्वम तुमने, इदम ये, चित्रम चित्र, अपश्य देखा, क्या तुमने ये चित्र देखा। नेक्स्ट है डैश पाठम पठ। पाठम यहाँ पर नपुंसक लिंग का है तो उसको भी इंडिकेट करने के लिए नपुंसक लिंग के शब्द का ही प्रयोग करना है। सेम इज फर्स्ट, यहाँ पर पाठ नपुंसक लिंग का है और इदम भी नपुंसक लिंग का है, तो सेकंड सेंटेंस में भी हमारे पास आ जाएगा इदम, ठीक। नंबर 3 में है ग्रहे कहाँ वस्ती। ग्रहे घर, में कहाँ कौन, वसती रहता है। घर में यहाँ पर नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द का ही प्रयोग होगा। अस्याम स्त्रीलिंग के लिए, इयम भी स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन अस्मिन है नपुंसक लिंग के लिए और घर भी हमारे पास है नपुंसक लिंग का वर्ड। तो यहाँ पर अस्मिन मतलब इस, ग्रहे घर में, कहाँ कौन, वसती रहता है, इस घर में कौन रहता है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं नंबर 4 में डैश छात्रः सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठः। अब यहाँ पर छात्र हमारे पास मतलब पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है, और ब्रैकेट में हमें इदम अयम इयम, ये भी सेम एज फर्स्ट और सेकंड वर्ड सेकंड सेंटेंस के दिए गए हैं, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन छात्र यहाँ पर हमारे पास पुल्लिंग का है, तो हमारे पास यहाँ वर्ड भी किसका आ जाएगा, पुल्लिंग का, और इन तीनों वर्ड्स का मतलब है यह। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह छात्र सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठा, सभी छात्रों में श्रेष्ठ है। अगला है नंबर 5 डैश कथाया शीर्षकम लिखत। कथाया, कथा बेटा हमारे पास यहाँ नपुंसक स्त्रीलिंग की है, क्यों, क्योंकि कथा शब्द के पीछे आ स्वर की ध्वनि है, ठीक है। तो कथा के लिए हमें ब्रैकेट में से स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग चूज करना है, छाटना है। तो यहाँ देखते हैं अस्य यहाँ पर है पुल्लिंग का, अस्याः है स्त्रीलिंग का और अस्याम है नपुंसक लिंग का। तो सीधी सीधी बात है, अगर कथाया यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का हो गया तो यहाँ पर अस्याः भी षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग का शब्द है, तो मेरे यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा अस्याः। सेंटेंस क्या बनेगा, अस्या कथाया, इन कथाओं का शीर्षकम लिखत, शीर्षक लिखो, इन कथाओं का शीर्षक लिखो। अगला है नंबर 6 में किम त्वम डैश जनस्य विषय जानासि। किम त्वम क्या तुम, डैश जनस्य इस व्यक्ति के, अब व्यक्ति यहाँ पर पुल्लिंग का है, एक वचन है, विषय जानासि विषय में जानते हो, और ब्रैकेट में वर्ड से हमारे पास अस्य पुल्लिंग का, अस्याः स्त्रीलिंग बहुवचन का और एतस्य है हमारे पास नपुंसक लिंग का। तो यहाँ पर किम त्वम अस्य जनस्य विषय जानासि, इस व्यक्ति के बारे में जानते हो, तो यहाँ पर 6 नंबर में आ जाएगा अस्य। अंतिम रिक्त स्थान है बेटा हमारे पास डैश मम अभ्यास पत्रिका अस्ति। अब यहाँ पर देखिए अभ्यास पत्रिका मेरे पास स्त्रीलिंग की है और एक वचन की है, पत्रिका मतलब स्त्रीलिंग और एक वचन। तो यहाँ पर इदम अयम और इयम में तीनों में स्त्रीलिंग का वर्ड किया है इयम, जिसका मतलब है यह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंतिम में, इयम अर्थात यह मेरी अभ्यास पत्रिका है, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जिनमें हमको चूज करके वर्ड्स लिखे थे। अब हमारे पास अगला प्रश्न, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करें। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उत्तर के रूप में एक सेंटेंस दिया गया है, अंडरलाइन जिस वर्ड को किया गया है हमें उसी के अनुरूप उसी के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करना है, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
बेटे यहाँ पर हमें वर्ड्स तो देखे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कालिदासः महाकवि आसीत्। कालिदासः कालिदास महाकवि थे। अगर मैं इसका प्रश्न हिंदी में बनाऊं तो क्या बनेगा? कालिदास कौन थे या महाकवि कौन थे? ठीक है, कालिदास महाकवि थे। महाकवि कौन थे? तो महाकवि को हमने अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पे। और महाकवि चूंकि एक वचन का है, पुल्लिंग का है, तो यहाँ पर महाकवि के लिए प्रश्नसूचक शब्द आ जाएगा कह। महाकवि के स्थान पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? कहा। तो हमारा प्रश्न बनेगा कहा महाकवि आसीत्, कौन महाकवि थे। अगला प्रश्न है, अगला उत्तर जिसको हम लोग कहेंगे कालिदास भोजराजस्य मित्रम आसीत्। कालिदास भोजराजस्य, भोज राजा के मित्रम आसीत्, मित्र थे। प्रश्न इसका क्या बनेगा? मित्रम की जगह हम लोग को क्या सही बैठाना पड़ेगा या सही क्या शब्द लगेगा वो देखते हैं। कालिदास भोज राजा के कौन थे? तो कौन के लिए नपुंसक लिंग का शब्द आ जाएगा मित्रम। चूंकि हमारे पास यहाँ पर नपुंसक लिंग का है शब्द, क्योंकि इसके पीछे माँ हलंत है, तो माँ हलंत जहाँ पर आए वहाँ हमें समझना है कि ये नपुंसक लिंग का शब्द है। तो मित्रम के स्थान पर आ जाएगा किम। किम अर्थात क्या या कौन। तो प्रश्न बनेगा मेरा कालिदास भोज राजस्य किम आसीत्। कालिदास भोज राजा के कौन थे या क्या थे। अगला प्रश्न है, अगला उत्तर जिसे कहेंगे कालिदासेन विना राज्यसभा श्रीहीना आसीत्। कालिदासेन विना, कालिदास के बिना राज्यसभा श्रीहीना आसीत्। श्री से रहित है, शोभा से रहित थी। कालिदास के बिना राज्यसभा शोभा से रहित थी। तो यहाँ पे राज्यसभा के स्थान पर हमको अपना प्रश्न बनाना है। चूंकि राज्यसभा बेटा सभा आस्वर की ध्वनि है, मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग का ये शब्द है सभा। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग को क्या, हमारा प्रश्न क्या बनेगा इसके उत्तर का हिंदी में? कालिदास के बिना कौन शोभा से रहित थी। कौन की स्त्रीलिंग का शब्द बनता है कहा। का, केवल का, केवल एक वचन की बात हो रही है तो यहाँ पे केवल का आ जाएगा। तो उत्तर हमारा प्रश्न बनेगा इसका कालिदासेन बिना का श्रीहीना आसीत्। कालिदास के बिना कौन शोभा से रहित थी। अगला है हमारा उत्तर भोजराज धारा नगर्या मार्गम अपृच्छत्। भोजराज ने धारा नगरी के मार्ग को पूछा। और प्रश्न क्या बनेगा हमारा इसमें? भोजराज ने, भोज राजा ने किसके मार्ग को पूछा। तो किसका? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में किम शब्द रूप का बनेगा हमारा कस्याम। धारा नगरी चूंकि स्त्रीलिंग की है तो स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन बन जाएगा कस्याम। और प्रश्न बनेगा फिर हमारा भोजराज कस्याम मार्गम अपृच्छत्, किसके मार्ग को पूछा। अगला है उत्तर भोजराज आखेटाए वनम आगच्छत्। भोजराज आखेटाए शिकार के लिए वनम आगच्छत्, वन को गए। आखेटाए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, अब इसमें किम धातु का जब हम लिखते हैं तो किम का पुल्लिंग का आखेट, क्योंकि पुल्लिंग सूचक शब्द है तो पुल्लिंग की किम शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा कस्मै। पुल्लिंग शब्द रूप की किम शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति का हो जाएगा कस्मै, किस लिए। और हमारा प्रश्न बनेगा भोजराज कस्मै वनम आगच्छत्। भोज राजा किस लिए वन को गए। इज इट क्लियर बेटा। अगला प्रश्न है हमारा का वदति कम वदति, किसने किससे कहा। देखते हैं यहाँ पर बेटा कथन दिए गए हैं और कथनों के बाद कहा गया है कि किसने किससे कहा। कुछ सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस में जो कहा गया है वो है साधु साधु ललिता काव्य रचना। जब लेसन के स्टार्टिंग में राजा भोज ने कवि कालिदास को कविता सुनाने के लिए कहा तो राज्यसभा में बहुत सारे मंत्री भी उपस्थित थे जिन्होंने कवि कालिदास की सराहना की उनकी कविता सुनाने के बाद, जो कि वर्ड्स ये थे साधु साधु ललिता काव्य रचना। तो ये वाक्य कहे गए अमात्यः अर्थात मंत्रियों ने किससे कहे? कालिदासम, कालिदास को। ये शब्द किसने किससे कहे? अमात्यः मंत्रियों ने कालिदासम, कालिदास को।
ठीक है, अगला है सेंटेंस हमारा, यथा आदिशति महाराज। जब कालिदास को राजा भोज के द्वारा कहा गया कि आप कोई कविता सुनाइए, तब राजा से कालिदास ने कहा यथा आदिशति महाराज, जैसी महाराज की आज्ञा। तो ये किसने कहा? कालिदास ने। किसको कहा? राजा भोज को। अगला सेंटेंस है, भोज तो दिवंगतः, भोज तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये किसने कहा था? निश्चित रूप से कवि कालिदास को कहे ये शब्द राजा भोज ने। तो राजा भोज ने कालिदास को। अगला और अंतिम सेंटेंस है इसका, हा प्रिय सखे त्वां बिना कथम जीवानी, हाय हाय प्रिय मित्र तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा। ये शब्द, ये वाक्य किसके लिए थे? कालिदास के वाक्य थे। किसके लिए? राजा भोज के लिए। ये वाक्य कवि कालिदास ने तब कही जब राहगीर द्वारा, जब राजा ने, वेश बदले हुए राजा ने कवि कालिदास को कहा कि राजा भोज तो दिवंगत हो गए। तब कालिदास के मुंह से निकला कि हाय हाय प्रिय मित्र तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। कालिदास ने ये शब्द कहे किसे? राजा भोज को। अब देखते हैं बेटा अपना अगला प्रश्न, जो कि है संस्कृत अनुवाद। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं हिंदी में, जिनको हमें कन्वर्ट करना है संस्कृत में। अगला प्रश्न है बेटा हमारा संस्कृत अनुवाद का। संस्कृत के कुछ हिंदी के कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमें संस्कृत में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। भारत में अनेक महान विद्वान हुए हैं। भारत में, भारत चूंकि एक वचन का है, ठीक है, में यहाँ पर शब्द दिया गया है, तो में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो आ जाएगा भारते। जैसे रामे वैसे ही भारते। अनेक महान विद्वान, अनेकहा विद्वानः अभवन् हुए हैं, चूंकि भूतकाल में हो चुके हैं, अभवन् हुए हैं। ठीक है, अगला है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कथा है। बहुत अच्छा के लिए साधु संस्कृत में चूंकि प्रयोग होता है। अति, बहुत सुंदर कथा है। शोभना, कथा चूंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर शोभना वर्ड भी स्त्रीलिंग का ही आएगा। शोभना कथा है, अस्ति प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर अस्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस है हमारा, बुद्ध महल को छोड़कर वन चले गए या वन को चले गए। बुद्ध महल को, कर्ता ने कर्म को, तो प्रासादम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। प्रासाद के जब हम रूप लिखेंगे तो आ जाएगा प्रासादम, छोड़कर या त्याग कर, त्यक्त्वा, त्याग कर या छोड़कर। वन या वन को, द्वितीय विभक्ति, वन में भी वन को, अगच्छत चले गए, भूतकाल में ये काम हो चुका है। गम धातु, गम मतलब जाना, और जब जाने के हम लोग लंग लकार भूतकाल के रूप लिखेंगे तो उसमें बुद्ध चूंकि एक वचन के हैं, प्रथम पुरुष है, क्योंकि बुद्ध ना तो आप है ना मैं हूँ, किसी अन्य पर्सन के लिए बात हो रही है, थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन मतलब प्रथम पुरुष में जो हम लोग लिखते हैं संस्कृत में, तो बुद्ध के लिए जब जाने के लिए हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा आगच्छत, प्रथम पुरुष का एक वचन हो गई। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, राजा दशरथ दिवंगतः। अंतिम है, राम के बिना अयोध्या शोभा रहित हो गई, रामस्य बिना अयोध्या श्रीहीना जायते। राम के बिना अयोध्या श्रीहीना, शोभा से रहित हो गई। ये थे एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट क्लास तक के लिए। थैंक यू सो मच बेटा।